गुड मॉर्निंग। हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स स्टडी कर रहे थे और इसमें फर्स्ट जो 2 वीडियोस में पोस्ट किए थे उन वीडियोस में इंट्रोडक्शन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था। एक नॉर्मल जो इन बिटवीन सेल्स के बीच में ट्रांसफ़र या इनसाइड सेल्स में ट्रांसपोर्ट जो होता है वह किस तरह से होता है, उसके क्या क्या मीन्स है। अब उन्हीं मीन्स को हम डिटेल से लेते हैं। इसमें फर्स्ट है डिफ्यूज़न और विसरण। अब डिफ्यूज़न और विसरण क्या है, किसे कहते हैं, डिफ्यूज़न प्रेशर क्या है और डिफ्यूज़न किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंस है, इसकी किन किन कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पर ये डिपेंड करता है डिफ्यूज़न, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देन व्हाट वे इज डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न इज मूवमेंट ऑफ particles, that means molecules or ions of gases, liquids and solids from their high concentration or from their high chemical potential or from their high diffusion pressure to low concentration, chemical potential or diffusion pressure. So diffusion is the movement of particles, that means molecules और ions। जो ions है molecules है उनका ट्रांसपोर्टेशन है। वह जो ट्रांसपोर्टेशन है वह गैसेस भी हो सकती है, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस के मॉलिक्यूल्स या आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है उनकी हायर कंसंट्रेशन से या हायर केमिकल पोटेंशियल से या फिर उनके हायर डिफ्यूजन प्रेशर से। उस एरिया में जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन लो है या केमिकल पोटेंशियल लो है या डिफ्यूजन प्रेशर लो है, उन एरिया में इसका ऑटोमेटिक ट्रांसफर जो होता है, मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, वही कहलाता है यहाँ पर डिफ्यूजन और विसरण। विसरण और डिफ्यूजन डिपेंड्स, और विसरण और डिफ्यूजन इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज ईच पार्टिकल और ऑफ एनी सब्सटेंस हैज काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है। और इस काइनेटिक एनर्जी से जो पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है दैट मीन्स ये मूव करते हैं और एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं। आज जब ये एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं तो एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ से हटा देते हैं और ये अलग अलग तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और इनका डिफ्लेक्शन जो होता है वह डिफ्लेक्शन जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन लो है, उस लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में इनका डिफ्लेक्शन रहता है, उधर ये मूव कर जाते हैं। और इनका मूवमेंट या डिफ्यूज़न तब तक चलता रहता है जब तक कि टोटल सॉल्यूशन जो है वह सॉल्यूशन में सारा डिफ्यूज़न प्रेशर बराबर नहीं हो जाए या टोटल जो कंसंट्रेशन है वह इक्वल नहीं हो जाए। तो इक्वल होने तक ये ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट होती रहती है पार्टिकल्स की, और इस तरह से जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है ये मूवमेंट ही कहलाती है डिफ्यूज़न। तो विसरण क्या है, ये गैस, लिक्विड या सॉलिड जो पदार्थ होते हैं, यानी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ जो होते हैं, उनके अणुओं या आयनों की गति है, उनके उच्च सांद्रता या उच्च विसरण दाब या फिर उनकी उच्च रासायनिक सांद्रता जो होती है उससे निम्न दाब, निम्न विसरण दाब
निम्न रासायनिक सांद्रता या फिर निम्न जो कंसंट्रेशन है उसकी तरफ उसकी जो स्थानांतरण होता है, मूवमेंट होता है, वही कहलाता है इसका डिफ्यूज़न। उसी को हम विसरण कहते हैं। और ये विसरण की जो प्रक्रिया है, ये विसरण की प्रक्रिया काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के कारण से होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स में एक नेचुरल या उनका इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, और उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी के कारण से उनकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है काइनेटिक एनर्जी को रखना। और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण से क्या करते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और उससे एक दूसरे को ये दूर धकेलते हैं। तो दूर धकेले जाने पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स है जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से ये दूर धकेले जाते हैं, और दूर होकर ये उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर इस तरह का डिफ्लेक्शन कम होता है। तो इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी के कारण से डिफ्यूजन होता है। और जो डिफ्यूजन होने वाले पार्टिकल्स है, वे पार्टिकल्स तब तक डिफ्यूज होते रहते हैं जब तक कि टोटल कंसंट्रेशन जो है वह टोटली कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए। जब तक टोटल कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती तब तक इन पार्टिकल्स का डिफ्यूजन होता रहता है। तो ये जो है ये डिफ्यूजन कहलाता है, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन से हम अगर इसको एक्सपेरिमेंटली बताना चाहे तो जो कैमानोफोर सॉल्यूशन होता है उसको यदि हम फोर्सेप के हेल्प से जो वाटर से फिल्ड लिक्विड है, वाटर से फिल्ड बीकर है, इसमें रख देते हैं, तो ये अपने आप यहाँ से डिफ्यूज़ होकर पूरे सॉल्यूशन में फैल जाता है, और जो पूरा सॉल्यूशन है उसका कलर पिंक हो जाता है। तो ये डिफ्यूज़न के कारण से पूरे सॉल्यूशन में चला जाता है ये। तो ये डिफ्यूज़न क्या है, किसे कहते हैं। इसके बाद डिफ्यूज़न प्रेशर। जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, किसे कहते हैं, इसको ले हम कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या है। डिफ्यूजन प्रेशर इज प्रेशर exerted by the tendency of particles to be diffused or to diffuse from higher to lower concentration। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, यह प्रेशर है जो एक्सर्ट किया जाता है, यानी ऐसा प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है किसके थ्रू, टेंडेंसी के थ्रू। जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की टेंडेंसी से ये प्रेशर एक्सर्ट होता है। ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने टेंडेंसी होती है उनमें कि वह इस प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, और ये टेंडेंसी किस रीजन से है, क्योंकि वो डिफ्यूज होते हैं उनके हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स का अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज होने की जो टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी के कारण से जो प्रेशर वो एक्सर्ट करते हैं वह प्रेशर ही कहलाता है उनका डिफ्यूजन प्रेशर। या जो अणु होते हैं वे अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने की जो उनकी प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के कारण से वे जो प्रेशर या दाब प्रदर्शित करते हैं, वह जो दाब लगाते हैं वही दाब कहलाता है उनका डिफ्यूजन प्रेशर। अब जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है या कुछ फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। हैं डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, कौन कौन सी चीज़ें जिनसे डिफ्यूजन अफेक्ट होता है। तो फर्स्ट टेम्परेचर। तो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। है टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन भी इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। तो ये एक टेंडेंसी है कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन डिफ्यूजन इंक्रीज। इसलिए वार्म वाटर में जल्दी से डिजोल्व हो जाती है कोई भी चीज़ क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। दूसरा इसका जो है डेंसिटी। डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ
और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, यानी जो घनत्व होता है पदार्थ का उस घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जिसका घनत्व ज़्यादा है या जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, द पार्टिकल्स विच हैव और द सब्सटेंस विच हैव मोर डेंसिटी दैट डिफ्यूज स्लोली देन द पार्टिकल्स विच हैव लेस डेंसिटी। जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी लेस होती है वो इजी डिफ्यूज़ होते हैं, जबकि जिनकी डेंसिटी हायर होती है वो इजीली डिफ्यूज़ नहीं होता है। तो डिफ्यूज़न डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। यदि कंसंट्रेशन हाई है तो उस कंडीशन में डिफ्यूज़न लो होगा। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर डिफ्यूज़न रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होती है वह डिक्रीज हो जाती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। If the concentration of solution increases, then the rate of diffusion decreases. तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर डिफ्यूजन की रेट डिक्रीज होती है, या जो विलयन है उसकी सांद्रता बढ़ने पर परासरण विसरण जो होता है वह कम हो जाता है। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस दैट इज बीइंग डिफ्यूज, यानी जो सब्सटेंस या जो पार्टिकल्स डिफ्यूज हो रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करते हैं। अब उनकी कंसंट्रेशन पर किस तरह से कि उनके कंसंट्रेशन को यदि इंक्रीज किया जाता है तो डिफ्यूजन की रेट इंक्रीज होती है। यहाँ पर अगर हम ये पढ़ें डिफ्यूजन प्रेशर, तो डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जो डिफ्यूज हो रहे हैं उन डिफ्यूज होने वाले पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उस कंडीशन में डिफ्यूजन भी इंक्रीज होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिन पर कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, जो टेम्परेचर, डेंसिटी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और जो सब्सटेंस डिफ्यूज हो रहा है उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, इन चीज़ों पर यह डिपेंड करता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो है ये लिविंग वर्ल्ड में प्लांट्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, एनिमल्स में ये किस तरह से हेल्पफुल है, डिफ्यूजन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट इसका इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए, डिफ्यूजन का क्या महत्व है लिविंग वर्ल्ड्स में, तो फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस हैं उन गैसेस के एक्सचेंज में डिफ्यूजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो गैसेस एक्सचेंज होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो होता है एटमॉस्फेयर से, वह डिफ्यूजन से होता है। वह गैसेस जो होती है वह गैसेस सीधे सेल्स में डिफ्यूज हो जाती है और सेल्स से जो गैसेस होती है वह एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाती है। इस तरह से हमारे लंग्स जो है उन लंग्स में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वह भी इसी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है या जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक सब्सटेंस, एक से ज़्यादा सब्सटेंस यदि डिफ्यूज होने वाले हैं तो एक सब्सटेंस के डिफ्यूजन पे दूसरे सब्सटेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली डिफ्यूज होते हैं। तो इनका डिफ्यूजन जो है वह इंडिपेंडेंटली होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है डिफ्यूजन से होता है। इसके अंदर ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन जो होता है यह भी डिफ्यूजन से होता है। जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी जो है कम होती है, जबकि सेल्स जो होती है उनके सेल वॉल पर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो वेट रहती है और उनसे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो उनका डिफ्यूजन एटमॉस्फेयर में होता रहता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वह वेटिंग ऑफ सेल वॉल। जो सेल्स हैं उन सेल्स की सेल वॉल जो होती है वह वेट रहती है हमेशा। जो प्लांट सेल्स हैं उनकी लीव्स जो होती है, उन लीव्स की सेल्स या लिविंग सेल्स जितने भी हैं वो सारी वेट रहती है। तो उनकी वेटिंग के पीछे भी डिफ्यूज़न होता है। जो सेल के इनसाइड वाटर है वह डिफ्यूज़ होता है और डिफ्यूज़ होकर सेल वॉल में चला जाता है, जिससे सेल वॉल वेट रहती है।
और ये वेट सेल वॉल जो होती है ये उनकी टर्जिडिटी को मेंटेन रखने का काम करती है, उनको अपनी पोजीशन पे बनाए रखती है। तो ये डिफ्यूज़न के जो है इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा रूट जो होती है, रूट्स एब्जॉर्प्शन, रूट्स के थ्रू जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वह कुछ हद तक डिफ्यूजन से होता है। वैसे वहाँ पर ऑस्मोसिस मेन होता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वह डिफ्यूजन से होता है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है जबकि सेल्स में कम होती है, तो उससे वाटर जो है अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। बट देयर इज ऑस्मोसिस मेनली, वहाँ पर मेनली जो होता है वह ऑस्मोसिस होता है। और नेक्स्ट जो है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। जो सेल है उस सेल के इन बिटवीन नहीं और सेल के इनसाइड, यानी दो सेल्स के बीच में बात नहीं कर रहे हैं हम, एक ही सेल के अंदर जो पार्टिकल्स है वो जहाँ पर ज़्यादा होते हैं उस जगह से जहाँ पर इनकी डिमांड होती है उस जगह पर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सेल के एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में ट्रांसफर होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये अंतरकोशिकीय स्थानांतरण भी डिफ्यूजन से होता है। अंतरकोशिकीय स्थानांतरण में डिफ्यूजन हेल्प करता है। इसके अदर जो है वह डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफ्यूजन से होता है। तो इस तरह से डिफ्यूजन जो है ये लिविंग सेल्स में, लिविंग जो वर्ड है उस लिविंग वर्ड में काफ़ी हेल्पफुल होता है। Now after diffusion we talk about permeability और पारगम्यता। अब परमेबिलिटी या पारगम्यता क्या है जो पार्टिकल्स है या कोई भी सब्सटेंस हो, सब्सटेंस का एक से दूसरी जगह पर मूवमेंट, तो उसको हम कहते हैं परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन्स होती है वह मेम्ब्रेन्स 4 टाइप की होती है। फर्स्ट इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड परमिएबल मेम्ब्रेन, थर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड फोर्थ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। So according to permeability there are 4 types of membranes. They are impermeable और अपारगम्य, परमिएबल और पारगम्य, सेमी परमिएबल और अर्धपारगम्य, एंड सेलेक्टिवली परमिएबल और चयनात्मक पारगम्य। So 4 types of membranes. First impermeable, जैसा कि नाम से ही है, as per its name it do not allow any type of particles either that is solute or solvent। ये सोल्यूट या सोलवेंट किसी भी तरह के पार्टिकल्स को अपने से पास नहीं होने देती है, ये अपने से उसको मूव नहीं करने देती है। तो जब सोल्यूट या सोलवेंट किसी भी पार्टिकल को किसी तरह से पास नहीं होने देती है तो ऐसी मेम्ब्रेन्स को आता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स। जो सुबेरिनाइज्ड सेल वॉल होती है वह सुबेरिनाइज्ड सेल वॉल इसी टाइप की होती है। कुछ हद तक लिग्निफाइड जो सेल वॉल्स होती है वह भी इम्परमिएबल होती है।
वही वाटर को भी मूव नहीं करने देती, वाटर को भी अपने से पास नहीं होने देती है, और किसी तरह के सोल्यूट जो होते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स को भी अपने से पास नहीं होने देती है। तो ये इम्परमेबल होती है। सेकंड, परमेबल, दे अलाउ ऑल द सब्सटेंसेस, यानी दे अलाउ ऑल द सब्सटेंसेस, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये सभी को अपने से पास होने देती है। तो जब ऐसी मेम्ब्रेन्स जो सभी को अपने से होकर पास होने देती है तो उनको कहते हैं हम पारगम्य और जो है परमेबल मेम्ब्रेन्स। फॉर एग्जाम्पल, सेलुलाइज्ड सेल वॉल, जो सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल होती है, उन सेल वॉल से सारे सब्सटेंस पास हो सकते हैं, उनसे आयंस भी पास हो सकते हैं, उनसे अदर मटेरियल भी पास हो सकता है और वाटर भी पास हो सकता है। तो वो सभी सब्सटेंस को अपने से पास होने देती है, उनसे ट्रांसमिट होने देती है, इसलिए वो परमेबल है। नेक्स्ट इज सेमी परमेबल एंड सेलेक्टिवली परमेबल, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नोटिस अबाउट देम एंड कीप इन माइंड, इनको आप ध्यान से ही समझें और अपने माइंड में भी रखें इनको, क्योंकि ये 12th में आपके जो सॉल्यूशन चैप्टर है केमिस्ट्री वाले पार्ट में, उस पार्ट में भी आपके ये मेम्ब्रेन्स के बारे में, और इनके साथ साथ उस चैप्टर में ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये सारे जो है ये सारे उस चैप्टर में, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपके हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझें, अभी आप 11th में ही समझ लेंगे तो 12th में इतनी परेशानी नहीं रहेगी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये। तो अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या होती है? सेमी परमेबल दैट मीन्स अर्धपारगम्य झिल्लियाँ। अब अर्धपारगम्य दैट मीन्स दे अलाउ टू पास ओनली solvent molecules or solvent particles, फॉर एग्जाम्पल वाटर। जो लिविंग बॉडीज़ होती है, लिविंग बॉडीज़ में सॉल्वेंट वाटर ही होता है, तो ये केवल जो सॉल्वेंट है उसी को पास होने देती है, या हम कह सकते हैं केवल वाटर को ही अपने से होकर पास होने देती है। ये अदर सब्सटेंस कोई अगर हैं तो उसको ये अपने से होकर पास नहीं होने देंगे। जो सोल्यूट है उस सोल्यूट को ये पास नहीं होने देते हैं। सोल्यूट डज नॉट अलाउ टू बी पास्ड थ्रू देम, सोल्यूट इनसे पास होकर नहीं जा सकता है। तो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, उन्हीं को ये पास होने देते हैं, या वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको ही ये अपने से पास होने देती है फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पर सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन है उससे सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन की ओर इसको पास होने देती है। तो ऐसी जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है उनके एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन, कॉपर, फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, एंड कोलॉइडल मेम्ब्रेन, एक्सेट्रा आर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन्स है ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है, दैट मीन्स दे अलाउ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स और ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू देम। तो ये केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने से होकर पास होने देती है, तो इसी कारण से इनको सेमी परमेबल कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स। और चयनात्मक पारगम्य। सेलेक्टिवली परमेबल और चयनात्मक पारगम्य झिल्लियां जो होती है, दे अलाउ solvent as well as selected substances and ions। ये जो मेम्ब्रेन्स होती है ये मेम्ब्रेन्स सॉल्वेंट को भी
पास होने देती है, और सॉल्वेंट के साथ साथ ये कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस होते हैं, उन सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को और आयंस को अपने से होकर पास होने देती है। लेकिन कुछ जो सब्सटेंस होते हैं उनको ये अपने से होकर पास नहीं होने देती है। तो चूंकि सेलेक्टेड सब्सटेंस या सेलेक्टेड पार्टिकल्स या सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही इनके से होकर पास हो सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स बिकॉज दे अलाउ ओनली सेलेक्टेड पार्टिकल्स टू पास थ्रू देम। फॉर एग्जाम्पल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट and membranes around the cell organelles है। सेल ऑर्गेनल्स के अराउंड जो मेम्ब्रेन है वह टोनोप्लास्ट जो कि वैक्यूल के अराउंड मेम्ब्रेन है, और सेल के अराउंड जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सारी जो है ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स है, और ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अपने से पास होने देती है। इसके लिए इनमें चैनल्स पाए जाते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स के स्पेशल चैनल होते हैं, स्पेशल पैसेज होते हैं। इनमें वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्वापोरिन्स या एक्वा चैनल होते हैं। इस तरह से आयंस के लिए आयन चैनल होते हैं। तो जो सब्सटेंसेस हैं उनको पास होने के लिए यहाँ पर स्पेशल या स्पेसिफाइड चैनल्स होते हैं। उन चैनल्स के थ्रू या उन प्रोटीन्स के थ्रू जो सब्सटेंसेस होते हैं वो स्पेशल प्रोसेस से इनसाइड आउट या आउटसाइड इन ट्रांसफ़र होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है। तो ये 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स है जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये आज हमने डिफ्यूज़न और मेम्ब्रेन्स के बारे में देखा है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम ऑस्मोसिस को लेंगे। ठीक है, थैंक यू। एनी प्रॉब्लम इफ़ यू हैव आस्क फ्रीली, कमेंट इन कमेंट बॉक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।